Hi, so in this video, I'm going to discuss each and every minute detail of the eligibility criteria, what is the process of EWS certification, so that अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम देने जा रहे हो या अगर आप MBA का एग्जाम्स देने जा रहे हो या आप किसी और प्रोसेस में जा रहे हो जहाँ EWS क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका MBA हो भी चुका है तो MBA में बहुत बार होती है स्कॉलरशिप एंड दैट स्कॉलरशिप इज द नीड बेस्ड। तो उसके लिए आपको EWS का सर्टिफिकेट चाहिए होता है या NCOBC का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। NCOBC का मैंने पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है, आप इसी यूट्यूब चैनल के पे एक्सप्लोर कर सकते हो, या मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी NCOBC का वीडियो लिंक डलवा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कंप्लीट डिटेल, वीडियो को लास्ट तक देखना। ये थोड़ा सा स्मॉल वीडियो है बट एक एक पॉइंट डिस्कस हो सकता है। कुछ जो लूप होल है EWS सर्टिफिकेट बनवाने में, मैं वो भी डिस्कस करूंगा सो डैट आप बनवा सकते हो। बहुत बार होता है कि लोग EWS सर्टिफिकेट्स गलत बनवा लेते हैं और आगे जाके फंस जाते हैं। दूसरा क्या होता है, लोग EWS कैटेगरी में आते हैं बट वो EWS बनवा नहीं पाते हैं और वो रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा पाते हैं। चलो डिस्कस करते हैं EWS के बारे में कि आखिर EWS में क्या क्या रिजर्वेशन के नॉर्म्स हो सकते हैं, क्या होना चाहिए। एक एक चीज़ मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा एंड आपके सारे इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे कवर की जाती है। तो आप एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हमारे साइड से बेस्ट देने की कोशिश हो रही है। अगर आप अपना बेस्ट देते रहोगे तो वी गिव द बेटर देन द बेस्ट पॉसिबल। तो वीडियो को लाइक करने में हार्डली आपका 3 से 4 सेकंड जाएगा, सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड, तो 5 to 6 सेकंड हमारी टीम को बूस्ट करता है, यूट्यूब एल्गोरिथम को बूस्ट करता है और हमें एक मोटिवेशन देता है। बिकॉज इस वीडियो को बनाने में भी बहुत सारी टाइम, बहुत सारी एनर्जी हमारे साथ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कोर्सेज का एडमिशन ओपन है, चाहे वो कैट का हो या हमने SSC CGL के भी कुछ कोर्सेज लाए हैं। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है कोर्सेज का, जाके उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। कैट 2024 में अगर प्लान कर रहे हो तो कंसल्टेंसी दैट इज 499 का कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। दिस इज नॉट अ कोर्स, हम गाइड करेंगे आपको हर एक स्टेप पे, कौन सा फॉर्म भरना चाहिए, कौन सा फॉर्म नहीं भरना चाहिए, कौन से मॉक्स लेने चाहिए, कौन सा मॉक्स नहीं लेना चाहिए, मॉक्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए। मतलब आप ये मान लो कि कैट प्रिपरेशन को छोड़ दूं अगर मैं कैट एग्जाम्स जर्नी को, तो उससे आगे पीछे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखो कभी भी रिजर्वेशन दी जाती है तो दो केसेस में रिजर्वेशन हो रही थी। पहला वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हो या सोशियो बैकवर्ड हो या एजुकेशनल बैकवर्ड हो। तो जो भी बैकवर्डनेस डिसाइड की गई थी, हियर द बैकवर्ड का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप बुरे नहीं हो, बैकवर्ड का मतलब आप थोड़े से नीचे दबे हुए लोग माने जा रहे हैं, ऐसे हैं। तो जो भी डिसाइड की गई थी वो डिसाइड किया गया था कास्ट का। स्टार्टिंग हुआ था SC एंड ST सर्टिफिकेट रिजर्वेशन से, बाद में उसमें OBC डाल दिया गया। बट OBC आने से भी प्रॉब्लम हुई, तो इसमें फिर से इंदिरा साहनी केस में NCOBC मतलब नॉन क्रीमी लेयर्स एंड द क्रीमी लेयर्स की बात हो गई, जिससे 49.7 का 49.5 का रिजर्वेशन हो गया था। बट ऐसा देखा जाता था कि ये बस कास्ट वाइज हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखो SC ST OBC तो डिफाइंड हो गया है, इसके बाद जितने भी लोग थे उन्हें बोला जाता है अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप SC ST OBC में नहीं आते हो, आप अनरिजर्व कैटेगरी हो, अगर उसमें एजुकेशन और जॉब के लिए एक्स्ट्रा रिजर्वेशन देने की प्रावधान की गई, मतलब दिया गया इकोनॉमिकल वीकर इंडिविजुअल्स के लिए, इसी के लिए हम लोग बोलते हैं EWS। सो EWS का जो पहला क्राइटेरिया है कि आप SC नहीं होने चाहिए, आप ST नहीं होने चाहिए और OBC में नहीं आने चाहिए। मतलब आप अगर जनरल या अनरिजर्व हैं और आप वीकर सेक्शन है इकोनॉमिकली, तो गवर्नमेंट आपको जॉब्स में और एजुकेशन में रिजर्वेशन देगी, एंड दैट टू 10%। दिस इज एक्स्ट्रा रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ SC ST OBC। बहुत हल्ला हुआ था, हम कभी बाद में बात करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो पहली क्राइटेरिया तो आप समझ गए कि आप SC नहीं होने चाहिए, आप ST नहीं होने चाहिए, आप OBC नहीं होने चाहिए। अगर आप जनरल हैं तो ये आप बनवा सकते हैं, आप रिजर्वेशन का लाभ उठा सकते हैं। आपको 10% गैप उस ब्रैकेट का लाभ होता है। यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूं कि आप बस 10% ऑफ द सीट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। मान लो कि आपकी टोटल सीट्स 100 है, 50 सीट्स आपकी SC ST OBC के लिए चली गई, जस्ट फॉर सेक मैंने मान लिया, और तो सीट्स हमारी कितनी बची, 50 सीट्स हमारी ओपन बची। ये आप टोटल 50 सीट्स में फाइट कर सकते हो। 10% आपके पास रिजर्व होगी, नहीं मुझे 10 सीट तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, हमारी कैटेगरी को 10 सीट मिलेगी, बट मैं बाकी 40 सीट के लिए भी फाइट कर सकता हूं। अगर मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूंगा तो मैं EWS से निकल के जनरल में पहुंच जाऊंगा, दैट इज अनरिजर्व में पहुंच जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस 10% सीट के लिए फाइट करनी है, आप बचे हुए सारे सीट्स को फाइट कर सकते हो जो SC ST OBC के लिए नहीं है। तो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि हमारे पास SC ST OBC नहीं होना चाहिए।
अब हम आते हैं क्राइटेरियाज आखिर होती क्या है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप एनसी ओबीसी नहीं होने चाहिए, मतलब दैट इज ओबीसी नहीं होने चाहिए, आप एससी नहीं होने चाहिए, आप एसटी नहीं होने चाहिए। क्राइटेरिया यहां पे बात की गई है इनकम और एसेट पे। देखो एनसीओबीसी में इनकम में के साथ साथ बात की जा रही थी आपके स्टेटस में, पेरेंट्स स्टेटस में। तो यहां जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एनसीओबीसी से थोड़ा सा अलग है। यहां इनकम और एसेट दोनों देखा जा रहा है, प्लस यहां पे जो देखा जा रहा है ना वो फैमिली का देखा जा रहा है। आपने अगर एनसीओबीसी वीडियो देखी है तो वो आपके पेरेंट्स का है। यहां ये बहुत बड़ा एक गैप है, आप इसे समझिएगा। एनसीओबीसी पेरेंट्स के बेसिस पे होता है, आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो नहीं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। बट ईडब्ल्यूएस में बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो ईडब्ल्यूएस का पूरा देख लो वीडियो, तब आप प्लान करना बनाना है या नहीं बनाना है, एंड उसके लूप होल के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इनकम। द ग्रॉस एनुअल, ग्रॉस का मतलब होता है आपको जितनी सैलरी मिलती है, ऐसे नहीं कि खर्चा नेट वेट हटा के, ग्रॉस। फैमिली इनकम शुड बी बिलो 8 lakhs। द वर्ड इज फैमिली। मैं फैमिली डिफाइन करूंगा क्या है। अगर आपकी पूरी फैमिली, अब यहां पे पूरी फैमिली क्या है मैं डिफाइन करूंगा, आप इसको देखिएगा कि इनकम अगर 8 लाख से कम है, इंक्लूडिंग ऑल द सोर्सेज, सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, मतलब पूरी सोर्सेज मिला के अगर आपकी इनकम, ओबीसी में सैलरी और एग्रीकल्चर के इनकम को काउंट नहीं किया गया था। बट सिंस ईडब्ल्यूएस 2019 को फॉलो करता है तो उन्होंने कहा नहीं, ईडब्ल्यूएस में ये झंझट जो है हम सैलरी काउंट करेंगे, हमें एग्रीकल्चर काउंट करेंगे, हम बिजनेस, मतलब कहीं से भी आपकी इनकम आती हो हम उसे काउंट करेंगे। ये मान लीजिए हमारी इनकम इस स्टेट से आती हो, मैं उस स्टेट में रहता हूं, तो कहीं से भी आपकी इनकम आती हो आप उसे काउंट कीजिएगा। इनकम में सैलरी भी होगी, इनकम में एग्रीकल्चर भी होगा, इनकम में बिजनेस है तो उससे भी होगा, और ये सारी की सारी फैमिली का क्यूमुलेटिव होगा। मैं फैमिली डिफाइन करता हूं, और ये क्या है 8 लाख से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इनकम वाइज। अब हम बात करते हैं एसेट वाइज। अगर एग्रीकल्चर लैंड आपका 5 एकर्स से कम है तभी आप एनसीओबीसी के लिए। दीज आर दी अमंग ऑल द पॉइंट्स, मतलब यस, यहां पे यस हूं मैं, यहां यस हूं, अगर यहां यस है और हर एक जगह आप यस हो तभी आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हो। अगर किसी भी पॉइंट में आप नो होते हो तो आप ईडब्ल्यूएस नहीं बनवा सकते हो। रेसिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, ठीक है। रेसिडेंशियल प्लॉट नॉट, अगर आप म्यूनसिपैलिटी में हो, हर एक स्टेट अपने कुछ लोकेलिटी को म्यूनसिपैलिटीज में डालता है और बाकी को नॉन म्यूनसिपैलिटी अदर में डालता है। अगर म्यूनसिपैलिटी में है तो 100 स्क्वायर यार्ड से कम होना चाहिए, दैट इज 1500 लमसम। ये क्या होगा 1500 स्क्वायर फीट से कम होनी चाहिए। अगर नॉन म्यूनसिपैलिटी में है तो 200 यार्ड्स का मतलब होता है 1800 स्क्वायर फीट से कम आपका लैंड प्लॉट होना चाहिए। तो पहला क्या है, एग्रीकल्चर लैंड आपके पास 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ आपके पास मतलब आपकी फैमिली के पास। रेसिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, अगर फ्लैट है तो, लैंड नहीं फ्लैट है तो। अगर आपका प्लॉट है म्यूनसिपैलिटी में तो 1500 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। अगर आपका प्लॉट अदर एरियाज में है म्यूनसिपैलिटी में 100 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। तो ये जो वर्ड है ना, लोग इस फैमिली वर्ड से गेम करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग पहले फैमिली डिफाइन करते हैं, फिर इनकम डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे, फिर एसेट। ये एसेट क्राइटेरिया पे लूप होल्स बहुत सारी हैं जिसको लोग यूज करते हैं। व्हाट इज फैमिली? फैमिली में आप आते हो, दैट इज अप्लीकेंट्स। आपके पेरेंट्स आते हैं, दैट इज जो पेरेंट्स लाइव हैं अभी, जो जिंदा हैं वो पेरेंट्स आते हैं। अगर आपके कोई भाई हैं तो वो भी आते हैं, और आपकी स्पाउस भी आपकी आती है। बट ये सारे ब्रदर्स सिबलिंग्स 18 ईयर्स से कम होने चाहिए। तो मैं डिफाइन करता हूं सबसे पहले। मान लो कि अगर आप अकेले हो, मान लो आप अकेले हो, तो आपके पास आएंगे कौन? आपके मदर और आपके फादर। इन तीनों लोगों का, अगर इन तीनों लोगों का टोटल इनकम फ्रॉम ऑल दी सोर्सेज 8 लाख से कम है तो आप इनकम क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हो। डन। अब मैं दूसरे कैटेगरी को देखता हूं। मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि आपके पेरेंट्स अभी अलाइव हैं, अगर नहीं है तो फिर वो तो होगा ही नहीं। अगर आप हो और आपके साथ आपका एक भाई बहन है जिसका एज 18 ईयर से कम है, तो ये पूरी इनकम 8 लाख से कम अगर होती है, 18 ईयर से कम हो, जनरली इंडिया में कमाते नहीं हैं लोग, बट होता है कि 18 ईयर से लोग भी कमाना स्टार्ट करते हैं। तो आप 4 लोग और ज़्यादा भाई हैं तो वो भी, जितने भाई बहन हैं सबका इनकम मिला के अगर वो 18 ईयर से कम है तो इनकम टोटल 8 लाख से कम होने चाहिए। थर्ड केस, आपके पेरेंट्स, आप एंड आपका एक भाई है जो कि 25 ईयर्स का है मान लो, तो हम उसे काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होंगे?
मदर, फादर एंड यू, अगर टोटल इनकम 8 लाख से कम है तो आप सेटिस्फाइड हो। तो आप समझ गए आपको चाहिए क्या। मदर फादर अगर अलाइव है वो आप, आपकी वाइफ अगर है तो उसको इंक्लूड करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। आपके सिबलिंग्स अगर 18 से कम है तो उसको इंक्लूड करो। मतलब जितने भी फैमिली मेंबर्स हो गए यहाँ पे, चाचा चाची दादा दादी तक नहीं पहुंचना है, इतना ही पहुंचना है। सो वी आर वर्किंग ऑन अनडिवाइड में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली में, हम बात कर रहे हैं छोटी सी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर इनकी टोटल इनकम 8 लाख से कम है, आईटीआर ये सब देखा जाता है, अगर 8 लाख से कम है तो आप इनकम वाइज एलिजिबल हो। आप क्या हो, इनकम वाइज एलिजिबल हो। तो ये फैमिली के बेसिस पे मिलता है। अगर एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज्यादा है बट वो तो दादाजी का है, मेरे हिस्से में तो कम आ रहा है, यू कैन ट्राई फॉर द ईडब्ल्यूएस, दिस इज अ लूप होल। रेसिडेंशियल फ्लैट जो है मेरे पास वो भी मेरे दादाजी का है, मेरे चाचा जी का है, मेरे पापा का नहीं है, मेरा नहीं है, यू कैन ट्राई फॉर द ईडब्ल्यूएस। जो प्लॉट है मेरा वो भी मेरे दादाजी के नाम पे है, मेरे पापा के नाम पे नहीं है, अभी तक नहीं हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये फैमिली है, फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली का जो एसेट है, और ये एसेट ओनली एक जगह पे नहीं है कि मैं बिहार से बनवा रहा हूं तो मुझे झारखंड नहीं देखना, ये हर एक जगह देखता है लोग। तो आदमी उस प्रॉपर्टी को छुपा लेते हैं, बट आगे हो सकता है प्रॉब्लम हो अगर आपके पीछे लोग मिल जाएं तो ये पूरा का पूरा जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का रूल है वो फैमिली के अराउंड खेलते रहते हैं। पहला रूल क्या है कि 8 लाख से कम हो इनकम। मैंने फैमिली को अच्छी तरह से डिफाइन किया है, अगर कोई डाउट हो आप पूछ लीजिएगा। दूसरा, फैमिली का एसेट इन सारे पॉइंट्स में से कम हो तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर ऐसा है तो अप्लाई कीजिए। और ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, ईडब्ल्यूएस का जो वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर का होता है। हर एक 1 ईयर आपको अपने आईटीआर, अपने इनकम, अपने एसेट के बेसिस पे ईडब्ल्यूएस को के सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना पड़ता है। तो सिंस ईडब्ल्यूएस की लाइफ 1 ईयर है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अभी कुछ रिसेंट फॉर्म जब आप भरने वाले होंगे तो अभी से ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर दो। 20 डेज टू 40 डेज, समटाइम्स 3 डेज का टाइम लगता है, ईडब्ल्यूएस मिलेगा। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू, ये आपको हेल्प करेगा। तो एनसीओबीसी आई कवर्ड, ईडब्ल्यूएस आई कवर्ड, अगर आप बनवा सकते हो तो डेफिनेटली बनवाओ। गवर्नमेंट अगर आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो उसे अवेल करना चाहिए। मैं कहीं पे भी रिजर्वेशन को सपोर्ट या अगेंस्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स विच आर लीगली राइट। तो मैं उस लीगली राइट को मोरली एंड एथिकली वैल्यूज के साथ आपको दे रहा हूं एज ए गाइड, आप इसको यूज कीजिए। मैं अभी भी विश्वास करता हूं मेरिट शुड बी रिवॉर्डेड। तो दिस इज द कंप्लीट क्राइटेरिया। 1 इज व्हाट, इनकम क्राइटेरिया, 8 lakhs कंप्लीट फैमिली। आपकी भी सैलरी इंक्लूड होगी, आप ये याद रखिएगा, आपकी सैलरी, आपके मम्मी पापा की सैलरी, आपके भाई की सैलरी अगर वो 18 से कम है तो इंक्लूड होगी। एसेट क्राइटेरिया, ये सारे एसेट से पॉइंट है, इससे कम होगी तो आप आगे बढ़ सकते हैं। फैमिली मैंने डिफाइन कर दिया पूरा का पूरा, ये फैमिली के साथ। चलो अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके मैं कहां जाऊं कि मुझे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाए, माना कि मैं एलिजिबल हूं। तो सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट्स आपकी जो होती है, जिसको आप लेके जा सकते हैं, क्या है, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स होती है जो आपके अथॉरिटी आपको बना के देते हैं। तो हर एक चीज़ का अपना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। इनकम सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स है, आईटीआर आप लेके जा सकते हो। एसेट सर्टिफिकेट आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से जाके मिल सकते हो, वो दे सकते हैं। और हर एक जगह, हर एक ऑफिस में कुछ ना कुछ एजेंट होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे। सैलरी स्लिप हो सकती है, एग्रीकल्चर इनकम हो सकता है, बिजनेस प्रॉफिट्स हो सकते हैं, आप ये दिखा सकते हो। और आपको एक एफिडेविट देना होता है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है वो मेरी जानकारी के हिसाब से सही है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जब सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो बहुत बार वेरिफिकेशन नहीं होती है, आपने जो सबमिट सर्टिफिकेट दिया उसके बेसिस पे ही वो बना देते हैं। तो ये एफिडेविट मांगा जाता है कि आपने जो सबमिट किया है दैट्स एज पर द नॉलेज आपका सही है। अगर कुछ होगा तो आगे आप पे एक्शन लिया जा सकता है। आपकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगी जाती है, आपकी रेजिडेंस प्रूफ मांगा जाता है, आधार कार्ड हो या पैन आईडी हो, या कुछ आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जब आप एप्लीकेशंस ईडब्ल्यूएस को अप्लाई करने जाते हो। तो कैसे करते हैं, आप डीएम के पास या एडिशनल एडीएम के पास या कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के पास या तहसीलदार और इक्विवेलेंट कोई भी ऑफिसर के पास जाके बनवा सकते हो। आप लोकल पता कर लीजिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ बन सकता है, तो वहाँ पे आप जाके डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए या वहाँ विजिट करो, कोई ना कोई एजेंट आपको हेल्प करेगा कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, आप ऑफिस विजिट कीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, सबमिट कीजिए एंड फॉलोअप कर लिए कि क्या है। जनरली ऑनलाइन भी होता है, बहुत जगह ऑफलाइन होता है। तो आप जाइए सर्टिफिकेट्स लेके, जनरली वो कॉर्पोरेट करते हैं और आपको हेल्प करते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स कैसे कैसे बनवाया जा सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट आपके हेल्प के लिए ही हमेशा तैयार रहती है।
वैलिडिटी मैंने आपको बताया है कि ये 1 ईयर होता है। 1 ईयर के बाद आपको रिन्यू करना होता है एज पर द स्टेट गाइडलाइंस। कहीं कहीं ये एक से ज़्यादा भी करते हैं, बट एज पर माई नॉलेज 1 साल के बाद आपको रिन्यू करना होगा, बिकॉज 1 साल के बाद आपका इनकम चेंज होता है। यूसेज आप कहीं भी कर सकते हैं, रिजर्वेशन को लेके, गवर्नमेंट जॉब में लेके, या एजुकेशन को लेके। इंपॉर्टेंट एमबीए एडमिशंस भी होती है, सॉरी, आप एमबीए एडमिशंस पे भी ले सकते हैं। तो ये आपके सारे के सारे यूसेज हैं। एंड एक चीज और, आपका जो एडमिशन होता है रिजर्वेशन के बेसिस पे, वो जो होता है प्रोविजनल होता है। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए गए तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन देते हो जो गलत दिखता है तो आपके एजुकेशन और जॉब को टर्मिनेट किया जा सकता है, आप पे लीगल एक्शन लेने की बात हो सकती है। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि उतने ही लूप होल को यूज कीजिए जितना आप कर सकते हैं, एल्स कभी भी लूप होल पे यूज मत करो। इफ़ यू आर एलिजिबल, गो एंड अप्लाई, गिव योर बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करो एंड अपना बेस्ट दीजिए। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। एंड एज आई सेड अर्लियर, इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, कैट का रिटिकस बैच आया हुआ है, कैट का फुल बैच आया हुआ है, एसएससी का बैच आया हुआ है, एंड कैट कंसल्टेंसी जिसमें मैं गाइड करता रहता हूँ कि आपको कौन से फॉर्म भरने चाहिए, नहीं भरने चाहिए। लास्ट ईयर 2000+ लोगों ने इसे अवेल किया था और सबने अपना बेस्ट दिया है। तो इसी बेस्ट के साथ मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ़ यू आर प्लानिंग टू थिंक फॉर द कैट, थिंक एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन से ज़्यादा ट्रस्टेड इंडिया में अभी कोई ब्रांड नहीं है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने का, आप दो अपना बेस्ट। एंड एट द लास्ट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज नोटिफिकेशन जो भी जाएगा वो आपके हित में जाएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड लेट्स क्रैक योर एग्जामिनेशन विद द फ्लैगशिप मार्क्स। बाय बाय।